तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है और ये आपको पसंद आएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बंदा जो कि एक मामूली से गांव के अंदर रहता था और वहां पर स्नेक हंटिंग करके धीरे धीरे करते हुए अपना गुजर बसर करता था। उसके गांव के ऊपर गॉड्स का और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर वगैरह का अटैक हो जाता है। पूरी दुनिया यहाँ पर खतरे में आ चुकी थी और अगर कुछ नहीं किया गया तो दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। तब इंसानों को गॉड से बचाने के लिए, मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो हमारा हीरो खड़ा होता है और निकल जाता है गॉड्स को मारने के सफर के ऊपर। वो लिटरली जो उसको गॉड नजर आता है उसकी जान लेता ताकि अपने आप को बचा सके और पूरे के पूरे इंसानों को बचा सके। ये बैटल होगा इंसान का जो कि हमारा हीरो है उसका गॉड्स के साथ। कहानी में और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं ज्यादा बता दूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए इतना काफी था और हम यहाँ पर से डायरेक्ट सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आने ही वाली है। तो सीरीज की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर मौजूद थे और ये लोग एस्केंड करने वाले थे अपर रेल्म के अंदर। मतलब मॉर्टल रेल्म को छोड़कर ये लोग जा रहे थे अपर रेल्म के अंदर। तो ये करने के लिए उनको हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरना था। लेकिन जितने भी इमॉर्टल और कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे ना, वो लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं और करीब 80 बार वो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन था ना उसके अटैक को झेलते हैं। लेकिन वो हैरान रह चुके थे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर तो ये कहा गया था कि 80 हाईएस्ट लिमिट है कि अगर एक कल्टीवेटर 80 बार हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक लेना तो उसके बाद वो अपर रेल्म के अंदर जा सकता है। लेकिन हम 80 तो छोड़ो 81 कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के यहाँ पर हम अपर रेल्म के अंदर क्यों नहीं गए। तब ट्रिब्यूलेशन के अंदर से आवाज आती है और कहा जाता है कि आज से हेवन में जाने का या फिर अपर रेल्म में जाने का रूल बदल गया। जहां पहले सिर्फ 80 अटैक को झेलना पड़ता था, अपर रेल्म के अंदर जाने के लिए उसको चेंज करके अब 8000 अटैक में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर तुम्हें अपर रेल्म के अंदर जाना है तो टोटल 8000 हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अटैक झेलने पड़ेंगे। 80 से सीधा का सीधा 8000 कर देना, ये आसमान और जमीन का फर्क था। वो कल्टीवेटर पागल हो जाते हैं सुन के कि ये क्या बात हुई, ये हो ही नहीं सकता। 80 को झेलने में कल्टीवेटर की जान निकल जाती है तो 8000 जब तुमने किया है तो दुनिया का कोई भी इंसान उसको पार ही नहीं कर सकता। कोई भी इस रेल्म को छोड़कर कभी जा ही नहीं पाएगा। हम इस रूल को नहीं मानते, हम ये रूल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन हेवन के सामने, हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने उनकी क्या चलने वाली थी। वो बेचारे पूरी जान लगाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत तो कर ली थी अपर रेल्म में जाने के लिए, वो उसके काबिल भी थे। लेकिन आज ही रूल को चेंज कर दिया गया। इस वजह से जब ट्रिब्यूलेशन के ज्यादा अटैक उनके ऊपर लगते हैं ना तो वही होता है जिसका सभी को डर था। अटैक झेलने की वजह से उनकी जान चली जाती है क्योंकि 8000 अटैक को झेल पाना किसी आम इंसान की बात नहीं है। वो उसमें अगर कोई गॉड भी खड़ा रहा ना उसकी भी हालत खराब हो जाए, इसलिए ये हो ही नहीं पाया। जितने भी कल्टीवेटर जो अभी सपना लिए हुए थे कि वो अपर रेल्म के अंदर जाएंगे, इस मॉर्टल रेल्म को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करते हुए आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे, सबकी जान चली जाती है। धीरे धीरे करते हुए जितने भी इमॉर्टल वगैरह थे वो अब खत्म होने लग गए थे। गिनती चुनती का दुनिया में कोई इमॉर्टल नजर आता। तो जब दुनिया से इमॉर्टल वगैरह का राज खत्म होने लग गया ना तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां पर आए दो लोग, जिसमें से एक इंसान ने शुरू किया इंपीरियल कोर्ट और दूसरे इंसान ने शुरू किया फैंटम कैपिटल। और यही दोनों थे जो अब यहाँ पर पूरे के पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा बनाकर रखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इंपीरियल कोर्ट वाले जो थे उनकी जो पावर थी वो कम होने लग गई और वो लोग डिक्लाइन करने लग गए। इस वजह से छोटे छोटे 8 क्लान थे जिन्होंने पूरे के पूरे इंपीरियल कोर्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जब मौका लगा फैंटम कैपिटल वालों को कि इंपीरियल कोर्ट तो अब ढह गया है तो उन्होंने ये किया कि पूरे के पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा बना लिया। और अब फैंटम कैपिटल का कब्जा है पूरे के पूरे मॉर्टल रेल्म के अंदर। जहाँ पर इंसान रहते हैं ना वहाँ पर सिर्फ फैंटम कैपिटल का ही राज चलता। और ये फैंटम कैपिटल वाले बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है जितना वो टैक्स बढ़ाते हैं। फैंटम कैपिटल वाले पूरे जितने भी दुनिया के खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर थे ना उनको उन्होंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया कि जब चाहे वो इंसानों को जाकर खा जाए, उनको मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता फैंटम कैपिटल वालों को। जो भी फैंटम कैपिटल के खिलाफ जाने की कोशिश करे वो तो सोचो कि उसका अस्तित्व ही दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इतना घटिया तरीके से फैंटम कैपिटल वाले इस पूरे के पूरे मॉर्टल रेल्म को चला रहे हैं। इंसान इतना तड़प रहा है यहाँ पर रहने के बाद कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। फैंटम कैपिटल वालों ने आम इंसान की जिंदगी नर्क में बदल कर रख दी है। तो हम अब ऐसे ही एक छोटे से गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पर लोगों को जो सूखा फीका मिल जाता खाने को वही खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उनको कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन उनको डेली सुबह सुबह उठकर यही कहना है कि फैंटम वालों की जय हो। जो ये नहीं कहेगा ना उसकी वैसे भी जान ले ली जाएगी। इतना घटिया रूल यहाँ पर चला हुआ है। मतलब ये लोग इंसान खुद के दम से नहीं जी रहे, खुद की मर्जी से नहीं जी रहे, बल्कि गुलामों की तरह उनको यहाँ पर रखा गया है। एक तो यहाँ पर ये लोग इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि तभी हम ये भी देख पाते हैं कि जो इस गाँव से लगा हुआ पहाड़ी इलाका है ना वहाँ पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो एक्टिवेट हो चुके हैं और वहाँ के छोटे मोटे मॉन्स्टर को ऐसे ही खा रहे हैं। जब मॉन्स्टर भागे भागे इसी ओर आ रहे थे ना जहाँ पर ये लोग इंसान रहते हैं तो वहाँ की पूरी जगह हिलने लग गई थी। सभी लोग घबरा जाते कि अभी यहाँ पर
हो क्या रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर, जिस वजह से ये पूरी की पूरी जगह एकदम हिल रही है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते। तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक बहुत ही भयंकर सा मॉन्स्टर है। वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा। वो एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे इंसानों को खाता चाहता है जो भी उसके सामने आता है। वो उसने एक पल के अंदर कई सारे इंसानों को, जानवर जो यहाँ पर मौजूद थे पालतू वाले, उन सभी को खा लिया था। और इसी भागा तोड़ी के बीच में एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो उस बच्चे को वहां से साइड करता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि उस बच्चे को बचा सके। लेकिन अब मॉन्स्टर उसी के पीछे बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर अब उस आदमी को और बच्चे को दोनों को खाने के चक्कर में था। सभी लोगों की जान हलक में आ चुकी थी। वो चिल्ला रहे थे कि हमें मत मारो, हमें मत खाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन मॉन्स्टर सुनने वाला नहीं था। वो यहाँ पर सभी के सभी इंसानों को जैसे ही मार कर खा जाने वाला था कि तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम था ज़्यूमिंग। और वो आते साथ ही सीधा उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो उसको इतना मारता है, पटक पटक कर मार रहा होता है वो, क्योंकि वो भी इस छोटे से गांव में ही रहता है। अपने लोगों के ऊपर जब खतरा आया तो ज़्यूमिंग कैसे शांत बैठ सकता था, तो सीधा जाकर वो भिड़ गया उस मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर कहता है उससे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अच्छा भला अपना खाना खाने के लिए यहाँ पर आया था, जो कि मैं इंसानों को खाकर अपना पेट भरता हूँ, तूने मेरे खाने के बीच में टांग कैसे घुसाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सीधा ज़्यूमिंग के साथ फाइट करने लग गया था। लेकिन ज़्यूमिंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। अभी ज़्यूमिंग की कल्टीवेशन पावर क्या है, वो कल्टीवेशन करता है नहीं करता है, ये सब तो अभी हमें उतनी जानकारी में नहीं बताया गया। लेकिन हमें इतना जरूर बताया गया कि वो एक स्नेक हंटर है। मतलब जितनी भी बीस्ट वगैरह हो या स्नेक वगैरह हो ना, उनको इतना प्यार से और इतना आराम से वो मारता है जिसका हिसाब नहीं है। सबसे खतरनाक शिकारी है इस पूरे के पूरे इलाके का वो, और वो मॉन्स्टर को ही मारकर इंसानों को बचाने का काम करता है। तो वो इतना बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर को मारता है कि मॉन्स्टर की हड्डियां तक के टूट गई थी और वो मॉन्स्टर तड़पता रह जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ज़्यूमिंग ने उस मॉन्स्टर की जान ले दी। सारे के सारे गांव वाले जो थे वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे ज़्यूमिंग ने हमारी जान बचा ली, वरना आज हम सब यहाँ पर मर गए होते। सारे गांव वाले ज़्यूमिंग जो था उसके सामने ग्रीट करते हैं और उसको झुककर रिस्पेक्ट पेश करते हैं। लेकिन ज़्यूमिंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो जो फर्ज था मैंने बस वो किया है। क्योंकि जब मैं पहली बार इस गांव के अंदर आया था तो मैं बिल्कुल अकेला था। आप लोगों ने तो मुझे संभाल कर इतना बड़ा किया है, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप मेरे सामने ऐसा रिस्पेक्ट पेश मत करिए, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। हमें ज़्यूमिंग के बारे में ये भी पता चलता है कि उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों जो थे ना, वो भी स्नेक हंटर हुआ करते थे। मतलब ये खानदानी स्नेक हंटर है। आज से पहले जब भी मॉन्स्टर वगैरह ने इंसानों के ऊपर हमला किया, तो जिस तरह से ज़्यूमिंग के फादर और ग्रैंडपा इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते थे ना, वैसे ही ज़्यूमिंग भी ये काम करता है। और वही करते हुए उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों मर गए थे, लेकिन अभी तक ये ज़्यूमिंग सर्वाइव कर रहा है। ज़्यूमिंग को यहाँ पर एक छोटा सा स्नेक नजर आता है जिसका नाम जुआन की था, और वो उसको उठाकर अपने पास रख लेता है कि अरे वाह, ये छोटा सा पेट अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। ज़्यूमिंग यहाँ पर उन गाँव वाले से ये भी कह रहा होता है कि आप लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर स्नेक हंटिंग का काम करता हूँ और हमेशा करूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो इसके बाद ज़्यूमिंग जो था ना, वो उसी जुआन की जो नाम था स्नेक का, उसको पकड़ के लेकर आता है अपने घर के अंदर और लाकर एक डब्बे में बंद कर देता है। जुआन की यहाँ पर ये कह रहा था कि देखो मैं एक स्नेक डीमन हूँ, और अभी जिस डीमन को तुमने मारा है ना, स्नेक वाले बहुत ही बड़े को, तो मैं वही था। मैं अपने आप को बहुत ही जायंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और अपने आप को एक छोटा सा पेट भी बना सकता हूँ। ये हमारी फैमिली की खासियत है कि मुझे इतनी कमाल की टेक्निक मिली। हमारी जो स्नेक फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और मेरी स्नेक फैमिली के अंदर मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो तुम मुझे ऐसा गुलामों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। देखो तुम मुझे यहाँ पर लाकर डब्बे में बंद कर दियो, ऐसा तुम मुझे मेरे साथ नहीं कर सकते, ये गलत बात है। लेकिन ज़्यूमिंग का तो यही काम था, वो स्नेक को पकड़ के लाता है और डब्बे में बंद कर देता है। अब चाहे वो स्नेक डीमन हो, बहुत ही खतरनाक डीमन हो या नॉर्मल वाला हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जुआन की वो बात भी नहीं सुनता है। लेकिन जुआन की अभी भी यहाँ पर ज़्यूमिंग को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरी एज 120 साल है, मेरे ग्रैंडपा जो थे वो भी यहाँ पर स्नेक हंटर के हाथों ही मर गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करते हुए सर्वाइव कर जाऊंगा इस दुनिया के अंदर। तुमको पता है ना कि हम स्नेक और जितने भी बीस्ट वगैरह हमको भी टैक्स देना पड़ता है। वो फैंटम कैपिटल वाले इतने घड़िया कि हमारे ऊपर भी टैक्स लगा चुके हैं, तो टैक्स के पैसे कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं इंसानों को पकड़ कर खा जाता था। अब मैं अपने आप को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता ना, तुम मुझे क्यों बंद करके रखे, मुझे छोड़ दो। तो मुझे छोड़ोगे ना तो मैं सारे के सारे जो दुश्मन वगैरह जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, जो इतना बड़ा टैक्स लगा कर रखे, मैं सबकी वाट लगा दूंगा। तो मैं सब पकड़े रहोगे तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ज़्यूमिंग अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था कि अब मुंह बंद कर ले अपना। जुआन की अपनी हड्डियां ठीक करने की कोशिश करता है, जो कि अभी यहाँ पर ज़्यूमिंग ने तोड़ दी थी फाइट के दौरान, और ठीक करने के बाद अपने मन के अंदर कह रहा था कि बस हो गया,
गया। अब यहाँ पर जब भी ज़ुयिंग मुझे चेक करने के लिए आएगा ना, मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आएगा, तो सीधा मैं जाऊंगा उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, उसकी जान ले लूंगा मैं। उसने सोचा भी कैसे कि वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप करके रख सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी उसको नजर आता है कि ज़ुयिंग जो है ना वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। तो उसको देखकर वो जुआन की हैरान रह जाता है कि बाप रे, ये तो कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर तो दुनिया से बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। दुनिया में भी कोई कल्टीवेटर गिनती चुनती का भी नहीं बचा होगा, क्योंकि सबको पता है कि अब अपर रेल में जाने के लिए जो 8000 स्ट्राइक्स को झेलना पड़ता है, ट्रिबुलेशन के, वो करना नामुमकिन है। तो लोगों ने कल्टीवेटर बनना छोड़ ही दिया। तो ये कल्टीवेशन कैसे कर रहा है? कल्टीवेशन करता है तभी तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि साला कोई इससे लड़ ही नहीं पाता। ये सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता है जो भी इससे फाइट करने आया। तो जब अच्छे से देखता है ना जुआन की, तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो ज़ुयिंग जो है वो सन और मून की जो एसेंस है उसको कल्टीवेट कर रहा है। ये एक खास तरह की टेक्निक होती है जो कि सिर्फ वही लोग कल्टीवेट करते हैं जो कि डीमन क्लान वगैरह से आते हैं। तो जुआन की देखकर हैरान हो जाता है कि अबे ये तो ज़ुयिंग ह्यूमन है ना, वो इंसान है ना, तो डीमन वाली कल्टीवेशन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है? ये कर क्या रहा है यहाँ पर? कहीं बाहर से ये दिखता है ह्यूमन है, लेकिन अंदर से कोई डीमन तो नहीं है ना। इसका पास्ट क्या है, ये करता क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ज़ुयिंग तो मस्त कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था और उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। और जिस स्पीड से वो कल्टीवेशन कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर इतनी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी कि उसका हिसाब भी नहीं होगा। इसकी जो की कंडीशन की पावर थी वो उसके ब्लड के साथ एकदम फास्ट तरीके से मर्ज हो रही थी। और एक पल के अंदर वो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर जाता है ना कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर को सालों साल लग जाएंगे इतना करने के लिए। तो जुआन की देखकर पागल हो जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, मुझे तो लग रहा था कि अभी यहाँ पर आराम से ज़ुयिंग आएगा, मैं उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लूंगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे 10 जन्म लग जाएंगे इसको मारने के लिए। ये आम बंदा है ही नहीं। मुझे लगा ये मामूली सा स्नेक हंटर होगा, लेकिन ये कोई और ही खास चीज है। इंसान है, गॉड है, क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और हमें भी नहीं बताया जाता कि ज़ुयिंग का पास था क्या, वो भी कौन सा रैंक के ऊपर मौजूद है। बस इतना बताया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस है। क्या वो इंसान है, क्या वो डीमन है कोई, या फिर कुछ और है, ये भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तब वो उसके घर के ऊपर यानी कि ज़ुयिंग के घर के पास आता है मिस्टर जियान नाम का एक बंदा। और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गया था कि ज़ुयिंग, मैं तुम्हें ना बुलाने के लिए आया क्योंकि आज वर्शिप डे है ना, हमें डीटीज वगैरह की वर्शिपिंग करनी पड़ती है, तो क्या तुम उसके लिए नहीं चलने वाले? तो ज़ुयिंग कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ देने के लिए डीटीज को कुछ है ही नहीं। तो मैं वहां पर जाकर क्या करूँ, मैं तो अभी बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा या कुछ भी देने के लिए है ही नहीं, तो मैं नहीं जाने वाला। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर जियान जो था वो कहना चाहते कि अरे नहीं ज़ुयिंग ऐसा नहीं कहते, तुमको पता है ना कि वो डीटीज फैंटम कैपिटल से आते हैं, और अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर वर्शिप करने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा कर देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ज़ुयिंग को भूख लगी थी, उसके पेट में से आवाज आ रही थी, तो मिस्टर जियान जो होता है खाने के लिए उसको कुछ दे देता है कि ये लो, ये खा लो, मेरे पास आधा ही केक बचा हुआ है जो कि आधा मैंने बाद के लिए रखा हुआ था, तो तुम इसको खा लो, लेकिन भूखे मत रहना। और ऐसा कुछ मत कर देना कि फैंटम कैपिटल वाले तुमसे दुश्मनी ले ले, क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जो हमारे गांव को प्रोटेक्ट कर सकता है, मैं तुम्हें कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। तो मिस्टर जियान के जाने के बाद ज़ुयिंग जो था वो सीधा जाता है स्नेक डीमन के पास और उसे कहना चाहता है कि बता तूने क्या क्या देखा, तूने देखा ना कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए बैठा था, तो मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई खतरनाक कल्टीवेटर नहीं हूँ जो इंसानों को पकड़ के खा जाऊँ। तो मैं अब यहाँ पर तुझसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, बस मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब देना, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। चल मानता है क्या मेरी शर्त को? तो वो स्नेक डीमन यानी कि जुआन किन कहना चाहता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी है क्या, वरना तू वैसे भी मुझे मार डालेगा, तो बता मुझसे क्या पूछना चाहता है। जिस पर ज़ुयिंग कहता है कि मुझे ये बता कि तू आखिर स्नेक डीमन बना कैसे? तो स्नेक डीमन कहता है कि मेरे दादाजी थे, वो अचानक में ना आगे बढ़ते हुए एक गुफा के अंदर चले गए थे, और वहां पर जाने के बाद उनको एक खास तरह का स्कल्पचर मिला, और वहां पर कुछ पिल्स वगैरह भी मौजूद थे। तो मेरे ग्रैंडपा ने वो स्कल्पचर समझने की कोशिश की, और जैसे से वो समझते गए ना, उनके मुंह से इंसानों की तरह बोली भी निकलने लग गई, और धीरे धीरे करते हुए वो उस स्कल्पचर को यानी कि स्कल्पचर के अंदर जो टेक्निक लगी थी उसको समझने के बाद एक डीमन बन गए। जैसे वो स्नेक डीमन बने, उसके बाद उन्होंने वही स्कल्पचर वाली टेक्निक को पास ऑन किया अपने बेटे के अंदर यानी कि मेरे फादर के अंदर। मेरे फादर भी स्नेक डीमन बने और मेरे फादर ने ट्रांसफर किया वो टेक्निक को मेरे अंदर, और उसके बाद मैं बना स्नेक डीमन। मतलब तो समझता था कि हमारा बहुत लंबा इतिहास है स्नेक डीमन बन के रहने का। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट पेश करो, लेकिन तुमने तो मुझे एक मामूली सा पेट बना कर रख दिया है जिसको डब्बे के अंदर बंद करके रखते हो तुम। तो ज़ुयिंग कहता है कि जरा मुझे बता कि आखिर वो स्कल्पचर अभी कहाँ पर मौजूद है, वो स्कल्पचर वाली टेक्निक मुझे चाहिए। स्नेक डीमन देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, तो वो अपने मुंह से निकाल कर दे देता है कि ये ले, तेरे को ये चाहिए ना, यही है स्कल्पचर। तो जैसे ही ज़ुयिंग उसको देखता है, उसको पता चलता है कि ये तो ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक है। ज़ुयिंग अभी भी हैरान था स्नेक डीमन को देखकर कि अबे तेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, उस टेक्निक के अंदर तो हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, तो तूने कैसे कल्टीवेट किया इस टेक्निक को? अबे घूर कर पी लिया था क्या ये टेक्निक? तो आराम से तूने यहाँ पर इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया, तरीका कौन सा निकाला तूने इसको प्रैक्टिस करने का? तो स्नेक डीमन कहता है कि जो किया मैंने अपने आप हो गया, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन हो गया ये। अब और भी डिटेल में जाने की जरूरत है क्या? तुझे जो चाहिए था मैंने वो दे दिया, तो अपना काम कर जाके। ज़ुयिंग इस टेक्निक को देखकर बिल्कुल हैरान था कि ये टेक्निक मुझे काफी ज्यादा कमाल की लग रही
रही है। जिस टेक्निक को मैं कल्टीवेट करता हूँ ना, ताई गाइडिंग कल्टीवेशन टेक्निक, ये उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है और ये मेरी और ज्यादा हेल्प कर सकता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में और मेरी पावर को और ज्यादा बढ़ाने में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने कभी इस टेक्निक को जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है इस टेक्निक को देखने के बाद, मानो कि मैं इस टेक्निक को कई बार सीख चुका हूँ। लेकिन थोड़ा डिटेल में जानने के बाद उसको ये पता चलता है कि अबे यार, ये तो सिर्फ की गैदरिंग रैल्म की ना टेक्निक है। मतलब अगर मैं इस टेक्निक को सीख जाऊं तो मैं एक अपना जो की गैदरिंग, जिसको हम की कंडेंसेशन रैल्म भी कह सकते हैं, सिर्फ उसी को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। एक डीमन इस टेक्निक को कल्टीवेट करे तो हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन इंसान उसको कल्टीवेट करेगा ना तो उसके लिए ये उतना भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। थोड़ी सी पावर बढ़ेगी क्योंकि इंसानों के लिए टेक्निक अलग तरीके से काम करती है और स्नेक और डीमन वगैरह के लिए अलग तरीके से काम करती है। उसके पास तो ढेर सारी टेक्निक ऑलरेडी मौजूद थी। डीमन स्नेक जो था वो यहाँ पर हैरान हो जाता है कि बाप रे, तेरे पास कितनी सारी टेक्निक है जितना कि मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं हूँ कि टेक्निक दुनिया में होती है। तो ज़ुयिंग कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक स्नेक हंटर हूँ? अबे मैं बहुत ही खतरनाक चीज हूँ। मेरे पास दुनिया की इतनी सारी डीमन से जुड़ी हुई टेक्निक मौजूद है ना, जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन जितनी भी मुझे टेक्निक मिली है ना, सबके अंदर एक गड़बड़ी है। सबके अंदर यही गड़बड़ी है कि वो कोई भी टेक्निक की गैदरिंग रैल्म से आगे की है ही नहीं। जो भी टेक्निक मिलती है, अगर मैं उसको परफॉर्म करूँ तो मैं सिर्फ अपना की गैदरिंग रैल्म ही ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, उसके आगे जा ही नहीं पाऊंगा। यही दिक्कत मेरे दिमाग को खराब कर देती है और तेरी वाली टेक्निक भी वही काम की है। तो स्नेक डीमन कहता है कि मुझे लगता है कि ना ये काम फैंटम कैपिटल वालों का होगा। उन्होंने हायर रैल्म की जितनी भी टेक्निक है सबको दुनिया से छुपा दिया होगा ताकि कोई भी कल्टीवेटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन जाए कि उनकी वाट लगाने के काबिल हो जाए। मुझे तो पक्का यही झोल लगता है। उस स्कल्पचर के पीछे जो भी उसको मिला था ना स्नेक डीमन के पास है, तो उसके अंदर एक अटैकिंग टेक्निक भी लिखी हुई थी, जिस टेक्निक का नाम था बुल फीस्ट, यानी कि बुल जैसा, सांड जैसा पंजा। तो उस तरह की टेक्निक लिखी हुई थी जिसको अगर कल्टीवेट कर ले तो अटैक अच्छी तरह से कर पाएगा ज़ुयिंग। तो कहते कि चलो कम से कम कुछ तो अटैक वाली टेक्निक मिली, आगे किसी बीच से मुकाबला होगा तो मैं ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको मार सकता हूँ, तो मुझे ये टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो इसके बाद हम गाँव के सारे लोगों को देखते हैं, वो चले गए थे उस वर्शिपिंग में, क्योंकि आज डीडी वर्शिप था ना, जैसे कि मिस्टर जियान बता रहा था। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई होती है जो कि फैंटम कैपिटल की ही किसी बंदे की थी। ये होता है जो मूर्ति है उसका नाम था तान चेंग। ये फैंटम कैपिटल का ही एक डीटी है और इस गांव का रखवाला है। मतलब ये पूरा गांव ना उसी के कंट्रोल में आता है। तो सारे के सारे गांव वालों को इसके ही सामने आकर वर्शिप करना पड़ता है, उसको रिस्पेक्ट पेश करनी पड़ती है। और भले से वो भूखमरी से क्यों ना जी रहे हो, लेकिन उनके पास जो भी चीज है ना सब कुछ यहाँ पर लाकर उसको दान करनी पड़ती है ताकि तान चेंग खुश रहे। बेचारे गांव वाले गरीब तो नहीं, अपना जो भी सामान था सब कुछ लाकर यहाँ पर वर्शिप के तौर पर दान कर देते हैं। और जैसे ये दान करते ना, सारी की सारी चीजों की पावर को इकट्ठा करता है वो तान चेंग, और जो मूर्ति बना हुआ था ना उसके अंदर जान आ जाती है और मूर्ति से वो एक चलता फिरता इंसान बन चुका था। मतलब वो इंसान तो था नहीं, वो एक डीडी था। तो जैसा वो था वैसा ही अजीब सा बन चुका था और उसके अंदर जान आ गई थी। जितने भी वर्शिप के लिए सामान आया हुआ था वो उसको मस्त वहां पर बैठकर आराम से खाने लग जाता। वो तो अपना पेट भर रहा था कि चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर उसके गाँव वाले भूख से मर रहे हैं, अपना जो भी सामान था सब कुछ लाकर रख दिए और ये आराम से बैठकर वहां पर खा रहा था। यही चीज यहाँ पर दिखाती है कि फैंटम कैपिटल का जो भी इंसान होता है ना वो कितना ज्यादा घटिया होता है। उसको इंसानों की कोई फिक्र नहीं, बस वो यहाँ पर आराम से बैठकर खा जाता है। गांव वाले बस उसको देखकर तड़पते रह जाते हैं। उनको एक दाना तक नहीं मिला था और ये पूरे गांव का खाना बैठकर खा गया। ऊपर से वो गांव वाले के ऊपर गुस्सा भी करता है कि तुम भिखमंगे कहीं के, एक महीने के अंदर मैं सिर्फ एक बार तो खाना खाता हूँ और तुम इतना सा खाना लेकर आए, बाकी खाना कहाँ गया? इससे तो मेरा मुंह भी नहीं भरा, तुम पेट भरने की बात कर रहे हो। अरे कितना खा जाते हो तुम लोग एक महीने के अंदर, मेरे को कुछ खाने को मिलता नहीं है। अगली बार जब वर्शिपिंग के टाइम पे तुम आओगे ना तो इतना लाना कि मेरा पेट भरे। गांव वाले बेचारे उसके सामने, तांग चेंग के सामने कह रहे थे कि मास्टर हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी था हमारे पास हम सब लेकर आ गए आपके लिए, लेकिन फिर भी हम अगली बार कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लाएं। आप हमारे पर गुस्सा मत करिए, हमारी जान बख्श दीजिए। तो इसके बाद जब यहाँ पर तांग चेंग ने लिस्ट देख रहा होता है कि कौन कौन यहाँ पर क्या क्या लाया, तो उसको पता चलता है कि एक इंसान यहाँ पर आया है जो कि खाली हाथ आया है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर कौन सा इंसान हो सकता है जो यहाँ पर खाली हाथ आने की कोशिश किया है, उसके अंदर हिम्मत कैसे भी खाली हाथ आने की। और वो इंसान था वही मिस्टर जियान, क्योंकि उसने आधा जो पैनकेक बचा हुआ था वो ज़ुयिंग को दे दिया था ना, जो कि वही पैनकेक ऑफरिंग के तौर पर वो लाने वाला था, लेकिन अब वो खाली हाथ आया। तो इस वजह से तान चेंग का दिमाग खराब हो गया कि ये बंदा खाली हाथ आया कैसे। तब तक हम यहाँ पर ज़ुयिंग को देख पाते, वो अभी भी बैठकर अपनी कल्टीवेशन करता। उसके पास जो फैंटम बुल फीस्ट वाली टेक्निक थी ना वो उसी को कल्टीवेट करा था। तो जैसे वो उसको कल्टीवेट करा होता है, स्नेक डीमन तो हैरान रह चुका था कि भाई मेरे पास स्कल्पचर था लेकिन मैंने कभी ये टेक्निक देखा ही नहीं, और देखो ज़ुयिंग ने इसमें से ये खास तरह की टेक्निक बाहर निकाल लिया और वो उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि यार तू ये टेक्निक को प्रैक्टिस कर कैसे रहा है। ज़ुयिंग के अंदर से काफी भयंकर पावर निकल रही थी और उसकी जो की करने से की पावर होती है ना वो काफी ज्यादा बूस्ट होने लग जाती है। जैसे जैसे वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, जैसे जैसे वो उसको सीख रहा था, तो कहने लग जाता है कि ज़ुयिंग ये टेक्निक कमाल की थी, मैं अब अटैक को ना और अच्छी तरह से कर पाऊंगा। मेरा हाथ मतलब इतना पत्थर जैसा मजबूत हो गया कि मैं किसी चीज को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। कल्टीवेटर को भी हराना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। तभी ज़ुयिंग को बाहर से कुछ महिलाएं बात करती हुई नजर आती है जो कि कह रही थी कि तुम्हें पता है वो जो तानचेन है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा है मिस्टर जियान को लेकर, क्योंकि उस बेचारे के पास देने के लिए कुछ
था ही नहीं, वो तो खाने पीने के भी वास्ते हैं उसके। वो 2 दिन तक खाना नहीं खाता तो वो क्या ही देता तानचेंग को। लेकिन जब वो खाली हाथ चला गया ना, तानचेंग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा, क्या पता वो उसको मार डालेगा। आज मिस्टर जियान नहीं बचने वाला, तानचेंग उसकी जान ले लेगा खाली हाथ आने की वजह से। ये बात ज़ू यिंग सुन लेता है कि मिस्टर जियान जो है ना वो खतरे में है, और वो सबसे अच्छा दोस्त जिसको मानता है, अपने बड़े भाई या अपने अपनों की तरह मानता है ना, वो मिस्टर जियान ही है। तो जैसे यहाँ पर तानचेंग देखता है कि मिस्टर जियान खाली हाथ आया, उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो मिस्टर जियान की तरफ ही बढ़ने लग जाता है कि तू आया कैसे खाली हाथ। मिस्टर जियान कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है मास्टर, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाता, मेरी फैमिली भूखी रहती है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए। तो ये सुनकर तानचेंग जो था वो कहना चाहता है कि ठीक है, तेरे पास खाने पीने के कुछ नहीं है ना, तेरी बेटी होगी ना, उसको लाकर मेरे पास दे दे, मैं उसी से अपना मन भर लूंगा। लेकिन मिस्टर जियान कहना चाहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ ऑफरिंग के लिए लाकर दे दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी को कुछ मत करिए। 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 ही दिन दे दीजिए, मैं अगले दिन ही आपको लाकर बहुत सारी चीजें दे दूंगा जो मुझसे हो सकेगा। लेकिन तानचेंग कहता है कि मेरा तेरी बेटी के ऊपर दिल आ गया है, उसको लेकर आ यहाँ पर, उसी से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, नहीं लाता है तो फिर तू मरेगा, तेरा पूरा खानदान मरेगा। तो मिस्टर जियान कहता है कि मास्टर मैं अपनी बेटी को आपके पास नहीं ला सकता, क्योंकि मैं भुखमरी की वजह से ना टैक्स नहीं दे पाया था, तो टैक्स ना देने की वजह से वो जो ऑफिसर वगैरह ना वो मेरी बेटी को वैसे ही लेके चले गए कि जब तक मैं टैक्स नहीं देता हूँ तब तक वो मेरी बेटी को नहीं लेकर आएंगे, तो मैं अपनी बेटी को आपको नहीं दे सकता। तो ये सुनकर वो तानचेंग कहता है कि अच्छा तो तूने यहाँ पर मेरा मजा करना बंद कर दिया और ऑफिसर का मजा करवा दिया अपनी बेटी को वहां भेजकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो सीधा यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, तुझे क्या लगता है कि वो ऑफिसर वगैरह मेरे से ज्यादा काबिल है, मैं एक फैंटम डीटी हूँ और तुम मुझसे ज्यादा अहमियत दिया उन ऑफिसर वगैरह को, तू बचेगा नहीं। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो तानचेंग से कहने लग जाता है कि मास्टर शांत हो जाइए, मुझे पता है कि आपको इस मिस्टर जियान की बेटी पसंद है ना, तो मैंने इसकी बेटी को ऑफिसर से खरीद लिया था। जब ये मिस्टर जियान टैक्स के पैसे नहीं दे पाया ना, तो ऑफिसर ने इसकी बेटी को मेरे हाथों बेच दिया, मैंने कुछ पैसे देकर इसकी बेटी को खरीद लिया और मैं आज इसी की बेटी को आपको ऑफर करने वाला था। तो ये सुनकर मिस्टर जियान दंग रह जाते कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो ऑफिसर मेरी बेटी को बेच नहीं सकते, मैं टैक्स के पैसे जमा कर रहा था उनको देने के लिए। वो यहाँ पर मिस्टर जियान की बेटी को लेकर आते हैं और तानचेंग को गिफ्ट करने वाले थे। बेचारा मिस्टर जियान वहाँ पर रोता रह जाता है कि नहीं मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, जाने दो उसको। उसकी बेटी का नाम था जियांग। वो बेचारी भी अपने फादर से कहती है कि फादर मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना इन लोगों के साथ। तो तानचेंग तो बड़ा खुश होता है कि वाह ये जियांग तो कितनी क्या प्यारी दिखती है, आज तो मजा ही आ जाएगा इसके साथ। वो जो बंदा अभी यहाँ पर जियांग की बेटी को ऑफिसर से खरीदा था ना, वो था काउंसलर। तो तानचेंग उसकी बहुत तारीफ करता है कि वाह काउंसलर मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। उधर बेचारा मिस्टर जियांग रोता जा रहा था कि नहीं नहीं मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को मत कुछ करो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। और जियांग को पकड़कर ये जो तानचेंग होता है वो अंदर से एक अजीब सा बीस्ट बाहर निकालता है जो कि अपनी जुबान से उसको चाट रहा था। बहुत ही घिनौना काफी गंदा सीन होता है। मिस्टर जियांग से ये चीज देखी नहीं जा रही थी, वो तड़प रहा था, वो भीख मांग रहा था कि मेरी बेटी को जाने दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो काउंसलर और उसके साथी वगैरह उस बेचारे को वहां से उठाकर बाहर फेंक देते कि निकल यहाँ से, आज तो हम तेरी बेटी का तमाशा देखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। वो जो तानचेंग था वो यहाँ पर मिस्टर जियांग से कहने लग जाता है कि तेरी बेटी जो यहाँ पर आई है ना, वो ऑफरिंग तूने नहीं की बल्कि काउंसलर ने की है। तो भले से मैं तेरी बेटी के साथ कुछ भी करूँ, लेकिन तेरी जो ऑफरिंग थी ना वर्शिप के टाइम पे जो तू लेकर आने वाला था वो पूरा नहीं हुआ, तू अभी मतलब खाली हाथ ही आया है। और जो खाली हाथ आता है ना पूरा साल उसको खेती करने नहीं दिया जाता है, पानी भी उसको नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है, और फिर भी उसको टैक्स पूरा भरना है। तो अगले साल भी तुझे टैक्स के तौर पर और सारे के सारे ऑफरिंग के तौर पर सामान लाने पड़ेंगे, तो अपनी बेटी को तो अभी भूल जा। मिस्टर जियांग सदमे में जा चुका था कि नहीं आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता, मेरी बेटी भी जाएगी और मेरा घर बार सब कुछ चला जाएगा जो कि कुछ बचा भी नहीं है। अगले साल तक के वो टैक्स और ऑफरिंग क्या देगा, तब तक कि वो जिंदा ही नहीं बचेगा, जितनी हालत बुरी हो चुकी है उसकी, क्योंकि उसको ना पानी मिलेगा, ना खेती करने को मिलेगा, ना खाने को कुछ मिलेगा, और कुछ ही दिन के अंदर वो मर जाएगा। तो अगला साल तो आना दूर की बात है। तो इसके बाद वो जो तानचेंग था वो उस जियांग को लेकर कोने में चला जाता है। बाकी जो काउंसलर था सभी से कहने लग जाता है कि अरे जाओ यहाँ से, क्या तुम मजे देखने वाले हो क्या, तानचेंग करने वाले यहाँ पर, अरे उनको अकेले में टाइम दो ना, वो आराम से मजे करेंगे। मिस्टर जियांग सोच रहा था कि नहीं मैं यहाँ पर अपने आप को इस हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, मैं अपनी बेटी का जो चेहरा देख रहा हूँ ना जब तानचेंग उसको लेके जा रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मरना पसंद कर रहा हूँ इस सिचुएशन से अच्छा। और तभी वहां पर भागते हुए ज़ू यिंग आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है उस तानचेंग से कि मिस्टर जियांग ने जो ऑफरिंग लिया था ना आपको देने के लिए वो मेरे पास ही छोड़ दिया था, मैं वही ऑफरिंग लेकर आया हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पर आता ज़ू यिंग तब तक के वो जो मिस्टर जियांग था ना उसने अपनी जान दे दी थी, वो मर गया था, वो नहीं देख पाया अपनी बेटी की इस तरह की हालत को। जब ये नजारा देखता है यहाँ पर ज़ू यिंग की मिस्टर जियांग मर चुका है, उसने अपनी जान दे दी, वो पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मिस्टर जियांग आप नहीं मर सकते। तानचेंग कहना चाहता है कि ये मिस्टर जियांग की लाश को बाहर फेंक दे, लाश देखकर मेरा मजा कम हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ अभी जियांग के साथ मजे करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी क्रिएट हो। वो लोग यहाँ पर ज़ू यिंग से कहना चाहते हैं कि ये ज़ू यिंग उठा यहाँ पर इस मिस्टर जियांग की लाश को बाहर कहीं फेंक कर आ जा, यहाँ पर मूड खराब नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ज़ू यिंग का दिमाग खराब था, वो किसी की बातें सुनता नहीं, वो एकदम सदमे में यहाँ पर खड़ा हुआ था कि क्या हो गया। वो काउंसलर कहने लग जाते कि देखो समझ में नहीं आता
कहता है कि मैंने यहाँ पर बात किया तुझसे कि लाश को फेंक करा था, तो माना क्यों नहीं ये बात। लेकिन जू हिंग अभी भी सदमे में था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वो यकीन ही नहीं कर पाता कि नहीं मिस्टर जियान नहीं मर सकते और यहाँ पर उनकी बेटी के साथ ये हो रहा है, ये क्या हो गया। काश मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंच गया होता। जिस मिस्टर जियान के साथ बचपन से बड़ा होकर अभी तक वो आया था, जिस मिस्टर जियांग की बेटी यानी कि जियांगशु के साथ वो बचपन में खेला करता था, आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके फादर यानी कि मिस्टर जियान मर चुके हैं। वो चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती, उसको पुराने सीन ही याद आ रहे थे कि ये कैसे हो गया। जियांगशु जो थी वो भी यहाँ पर जुइंग से कहना चाहती कि जुइंग प्लीज कुछ करो, मेरी जान ले लो, मैं इस तांगचेन के हाथों नहीं मरना चाहती। जो मेरे साथ करेगा ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम वहीं से मेरी जान ले लो, कुछ भी करके मार दो मुझे, बस कैसे भी करके तुम मार दो। तो जैसे यहाँ पर तांगचेन जियांगशु को खाने वाला था, उसके साथ गलत काम करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि तभी एक ही चमाड़ घसीट कर मारता है जुइंग उस काउंसलर को। किस काउंसलर एक बार के अंदर ही मर गया था, एक ही चमाड़ के अंदर वो अपने प्राण त्याग दिया। पूरा टेंपल एकदम शांत हो जाता है, लोग वहां से भागने लगे थे कि बाप रे, यहाँ पर जुइंग ने तो फैंटम क्लान के काउंसलर की जान ले ली। नहीं, ये फैंटम क्लान अब किसी को नहीं छोड़ेगा। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गए थे। ये जुइंग का पहली बार का था जब उसने किसी इंसान को मारा था। वो कहता है कि आज तक मैंने सिर्फ हमेशा मॉन्स्टर और शैतानों को ही मारा, लेकिन आज पहली बार इंसानों को मारा है, जो कि मैं कभी करना नहीं चाहता था। लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये शैतान बनने में मजबूर किया, और अब जो मैं ये शैतान बना हूं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो तांगचेन से कहता है कि तांगचेन देख क्या रहा है, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, तो आना मुझसे लड़कर दिखा। तांगचेन जब देखता है जुइंग को, तो उसके अंदर से मर्डरस इंटेंट को वो महसूस कर पा था। मतलब उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था ना, वो इतना खूंखार था कि इंसान की फटकर हाथ में आ जाए, इतना गुस्से में होता है जुइंग। तो ये देखकर वो जो तांगचेन था वो धीरे धीरे करते हुए जुइंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि अरे वाह, जरा देखो तो बचकाने को कितनी चर्बी चढ़ी है, बहुत ही गर्म हो रहा है आज तो। वो जुइंग को मारने के लिए उसी की ओर बढ़ने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि तू देख क्या रहा है घुर घुर के, मुझे तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। वो सीधा यहाँ पर जुइंग को पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक मामूली सा मॉडल इंसान मुझ जैसे डीडी के सामने आया है मुकाबला करने के लिए। तू जानता भी ना कि मैं एक डीडी हूँ, वो भी फैंटम कैपिटल का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो भी इतनी बुरी मौत मारूंगा क्योंकि तू पे कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और उसको फाड़ कर दूंगा। वो इतना मारता है जुइंग को कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जितना मार खा रहा था ना जुइंग, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा गर्म हो रहा था, वो उतना ही गुस्से में आ रहा था, क्योंकि वो अपना गुस्सा बढ़ाना चाह रहा था ये मार खाने के बाद, ताकि वो पूरा गुस्सा उतार सके इस तानचेंग के ऊपर। वो लिटरली में यहाँ पर लग रहा था कि तानचेंग की जान ले लेगा। अगर उसने तानचेंग को मारा ना, तो फिर तो यहाँ पर जो फैंटम कैपिटल गुस्सा होगा, जो वो इतना भड़केगा जुइंग को लेकर कि वो सीन ही अलग हो जाएगा। जुइंग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और यहाँ पर वो तानचेंग से कहना चाहते कि तुम बचकाने इंसान, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तुम एक डीटी के सामने एक चूंटी से भी कम हो, और बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, देख लिया तेरा हाल क्या हो गया। तब यहाँ पर जुइंग कहना चाहते कि अरे रुक जा, मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग का, तू 3 पंच के अंदर मेरी जान ले लेगा, लेकिन जितना मैंने तुझे सोचा था ना, तू उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। मैं तेरे अटैक इसीलिए खा रहा था कि मैं तुझे टेस्ट कर सकूं कि तेरे अंदर पावर कितनी है, और जितनी तेरे अंदर पावर है ना, लिटरली बता रहा मैं आसानी से तेरी जान ले सका। मरेगा मेरे हाथों, चल मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तूने तो अटैक कर लिया, अब बारी है मेरे अटैक करने की। मेरा अटैक तो सच बता रहा हूँ झेल नहीं पाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर ना स्नेक डीमन को देख पाते, उसको खाली अटैक होने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा कि आज तो लगता है कि जुइंग मर गया वो। यहाँ पर उस तांगचेन ने उसकी जान ले ली हो कि वो बच ही नहीं सकता। कितना खतरनाक आवाज आ रही है यहाँ पर लड़ाई करने की, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी की तो जान गई है, पक्का यहाँ पर जुइंग ही मर गया होगा। लेकिन उसको नहीं पता कि जितना यहाँ पर जुइंग ने मार खाई है ना, वो उतना ही ज्यादा भड़का हुआ, और अब यहाँ पर वो तैयार था तानचेंग की मारने के लिए। वो उससे कहता है कि मरेगा तू। तो ये देखकर तानचेंग कहना चाहता है कि अच्छा, तो तू यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता ना, अपनी पावर के दम पर तू इतना उछल रहा है, तभी तो सोचू कि तेरे अंदर इतना जिगरा कैसे आया। लेकिन बेटा तुझे बता देना चाहता हूँ कि एक कल्टीवेटर की भी मेरे सामने कोई औकात नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कल्टीवेटर बचा ही नहीं है जो की कंडेंसेशन रैम से आगे का हो, और की कंडेंसेशन रैम के कल्टीवेटर को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो सीधा यहाँ पर अटैक देकर मार देता है जुइंग के ऊपर, लेकिन जुइंग एक ही हाथ से उसके पंच को रोक चुका था। वो लिटरली इतना जायंट था तानचेंग, लेकिन उसके पंच को इतने छोटे से हाथों से ही जुइंग ने यहाँ पर रोक लिया। तो ये देखकर तानचेंग कहना चाहता है कि एक मामूली सा मॉडल, उसकी औकात तो देखो, उसने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश की और कल्टीवेट भी करता है ये। वो उससे कहने लग जाता है कि तू जानता है ना मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। एक डीडी का मतलब होता है गॉड, मेरा एक दर्जा गॉड वाला है फैंटम कैपिटल के अंदर, और एक मामूली सा कल्टीवेटर एक डीडी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जितना उछल कूद मचाना है ना मचा ले। तब यहाँ पर जुइंग जो था वो ब्लड फिस्ट टेक्निक को यूज करता है, जो अभी इसने टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता। जैसे वो इस्तेमाल करता ना, लिटरली उसका पूरा शरीर खून से भर चुका था, उसकी आंखें खून जैसी लाल, उसका ऑरा ऐसा कि पूरा गांव हिल रहा था। लिटरली इतनी बवाल टेक्निक उसको मिली थी कि जिसका हिसाब भी नहीं
लगाया जा सकता है। और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते वो ऐसा हाथ मारता है उस तांग चेंग के ऊपर कि उसका पूरा हाथ उसके शरीर में घुस रहा था, इंसान से बिल्कुल एक डीमन बन चुका था। जू हिंग यहाँ पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से फटकर हाथ में आ जाती है। तांग चेंग कि भाई ये इंसान से शैतान कैसे बन गया, ये हो गया रहा है इसके साथ। जैसे जू हिंग ने ये टेक्निक को एक्टिवेट किया था ना, वो जो उसकी गैदरिंग रैंक की जो पावर थी वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक की जाकर पहुंच जाती है एक पल के अंदर। वो 4 लेवल को ब्रेक थ्रू कर गया खड़े खड़े सिर्फ इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद। और ये देखकर वो तांग चेंग जो था ना वो सच में यहाँ पर फट जाती है। जिंदगी में पहली बार उसको इतना डर लगा होगा किसी इंसान को देखकर, वो लिटरली में एकदम घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये कर क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन जो चीज आज यहाँ पर जू हिंग ने देख ली है, मिस्टर जियान को मरते हुए, इतना खतरनाक सीन होते हुए वो कैसे यहाँ पर शांत बैठने वाला, वो कुत्तों की तरह मारता, लिटरली वो इतना मारता तांग चेंग को कि तांग चेंग की हालत खराब हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से अटैक आकर कहाँ लगेंगे, जब तक उसकी वाट लग गई होती। इतना मारता जू हिंग उसको कि उसके ऊपर खून सवार हो गया था, क्योंकि आज जू हिंग रुकने वाला नहीं है। वो कुछ भी क्यों ना हो जाए, तांग चेंग को वो मौत देगा जितना कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जू हिंग मारता जाता है, उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, उसके हाथ पैर सब तोड़ कर रख देता है। एक मामूली सा कल्टीवेटर ही था जू हिंग, लेकिन सामने जो बंदा था ना वो एक समझो कि अपन आसानी से उसको एक गॉड समझ सकते हैं। उसके साथ मुकाबला कर रहा था कि ह्यूमन वर्सेस गॉड की फाइट हो रही थी यहाँ पर। और फिर भी यहाँ पर जू हिंग उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो मारता जाता है, मारते वो जो अभी उसने टेक्निक सीखी थी ना बुल फीस्ट वाली, उस टेक्निक को भी वो एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो उसके सेकंड लेवल पे जा चुका था उस टेक्निक के। और जैसे यहाँ पर वो उस तांग चेंग की जान लेने वाला था ना, तांग चेंग यहाँ पर सरेंडर कर देता है कि देख जू हिंग, मैं तेरे सामने माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गाँव वालों के ऊपर कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी उठाता हूँ इस पूरे गाँव की, लेकिन मेरी जान बख्श दे। लेकिन ये उसकी बेवकूफी थी। जैसे यहाँ पर जू हिंग थोड़ा सा हल्का पड़ता ना, एक बार फिर से यहाँ पर वो तांग चेंग अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। वो कहना चाहता है तांग चेंग उस जू हिंग से कि तुझे लगता है कि मैं एक गॉड होकर तेरे से कीड़े के सामने रिक्वेस्ट करूंगा, माफी मांगूंगा? अबे चल जा रहे, मैं तुझे अभी यहाँ पर चबा जाने वाला हूँ। वो तुरंत वहाँ पर जू हिंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो कहता है कि मर जा कीड़ा मकोड़ा। एक बात उसकी बातों में आ गया जू हिंग, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा। अब यहाँ पर वो उसको मार ही डालेगा। वो अब यहाँ पर इतना अटैक देकर मारता ना उस तांग चेंग के ऊपर, और उसे कहना चाहता है कि ये जो मैं तुझ पर अटैक कर रहा हूँ ना, ये मेरे अंकल जियांग के लिए, मिस्टर जियांग को जो तूने मारा है ना, उसी का बदला मैं तुझसे ले रहा हूँ। उनकी बेटी जियांगशु को जो तूने तकलीफ दी है, उसका बदला तुझसे ले रहा हूँ। मेरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो तूने मेरे अपनों के साथ किया ना, वो दुश्मनी इतनी बड़ी है कि मैं तुझे अगर 10 बार जिंदा कर सकता ना, तो 10 बार जिंदा करके 10 बार मारता। वो तांग चेंग कहना चाहता है कि देख, मैं ना फैंटम कैपिटल का मेंबर हूँ और इंपीरियल कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हूँ। तू मुझे मारेगा ना तो तू फटकर हाथ में आ जाने वाले, क्योंकि फिर तुझे ना फैंटम कैपिटल छोड़ेगा ना इंपीरियल कोर्ट वाले छोड़ेंगे। दोनों तरफ से तू घिरेगा और तू कहीं भी भाग जाए तो जिंदा बच ही नहीं सकता। इसलिए मुझे मारने के सपने देखना छोड़ दे। लेकिन जू हिंग यहाँ पर कुछ नहीं सुनता और ऐसा अटैक देकर मारता है कि लिटरली में ऐसा लग रहा था कि उसने तांग चेंग को मार डाला। तांग चेंग वहां पर मर चुका था। आज पहली बार किसी मॉडल इंसान ने किसी गॉड को मारा था और गॉड स्लेइंग अपराध किया था उसने। ये काम कभी नहीं हुआ था। होना क्या है, किसी ने आज इंसान है ना सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो किसी गॉड को इस तरह से मार सकता है। जो काम आज यहाँ पर जू हिंग ने कर दिखाया, पूरा गाँव जू हिंग से डरने लग गया था। वो उसको देखकर घबरा गए थे कि ये इंसान ने ये क्या है। ये हम तो उसको मामूली इंसान समझ रहे थे कि लेकिन ये तो कितना खतरनाक है। उनको जू हिंग से डर लगने लग गया था। जू हिंग कहते कि अरे मेरे गाँव वालों, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ये किया। मैं ऐसा बुरा कोई शैतान नहीं हूँ जो मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जिसको मारा है वो बुरा इंसान था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। लेकिन सारे के सारे गाँव वाले उससे डरने लग गए थे। जू हिंग परेशान हो जाते कि नहीं यार, ये तो गलत बात हो गई। मैं तो अपने गाँव वालों के लिए ऐसा किया था ना, वो लोग मुझसे ही क्यों डर रहे हैं? अब जू हिंग का दिल टूट जाता है कि नहीं यार, मैं तो बुरे इंसान को मारा था। मैं तुम लोगों को बचाना चाह रहा था। तुम लोग मुझे ही मॉन्स्टर कहकर बुला रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो गुस्सा भी हो जाता है कि ऐसा कोई भी गुस्सा हो जाएगा। जब गाँव वालों के लिए वो इतना बड़ा काम किया, उस तांग चेंग को मारा, तो अब गाँव वाले उसी को मॉन्स्टर कहने लग गए थे। इसलिए जू हिंग एकदम भड़क जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात है। आज से पूरे गांव के अंदर ना एक नाम फैल जाता है जो कि जू हिंग को कहने लग गए थे, जू हिंग द गॉड स्लेयर, मतलब ऐसा इंसान जिसने गॉड को मारा हो। जू हिंग सब गाँव वाले के सामने झुक जाता है, उनको रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरा यहाँ पर और ज्यादा रुकना ठीक है, क्योंकि जब मेरे गाँव वाले मुझे अपनाने से इनकार कर चुके हैं, मुझे मॉन्स्टर कहने लग गए, तो मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। वो सभी से कहता है कि मेरा दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतने सालों तक मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बेहतर वही होगा कि मैं इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं। इसलिए जू हिंग वहां से चला जाता है। उसने एक पहचान बनाई अपनी गॉड स्लेयर की और वहां से जाना था। लेकिन जैसे वो जाता ना, जियांगशु वहां पर आकर पहुंच जाती है, वही मिस्टर जियान की बेटी। उससे कहती है कि जू हिंग, मेरे लिए तुम हमेशा वही जू हिंग हो जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है। जहां पर भी जा रहा हो ना, अपने आप को हमेशा सेफ रखना, सलामत रहना, हमेशा तुम अपना ख्याल रखना। दुनिया तुम्हें गॉड स्लेयर का है, मुझे सिर्फ फर्क नहीं पता, लेकिन तुम मेरे
वाले वही मेरे जुइंग हो। तो जुइंग उसको भी कहता है कि अपना भी ख्याल रखना, और इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है कि इस गांव वालों ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। उसका दिल टूट चुका था और किसी का भी दिल टूट जाएगा। वो तो स्नेक डीमन को भी छोड़कर वहां से जा रहा था, लेकिन स्नेक डीमन खुद यहाँ पर जुइंग के साथ जाने के लिए लग जाता है कि मैं तो जा रहा हूँ इसके साथ, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी फास्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करता है ना, तो उसके साथ रहूंगा तो ये मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो इसलिए वो भी वहां पर जुइंग के साथ ही हो चुका था, और जहां वो जा रहा था ना वो उसके साथ ही जा रहा होता है। तो जैसे ही जुइंग ने एक गॉड को मारा था ना, उसका नाम हर तरफ फेमस हो जाता है। जो 8 बड़े क्लान है जिन्होंने इंपीरियल कोड के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, तो वहां पर एक जाओ क्लान था, वहां का मेंबर लोग जो थे ना, वो लोग यहाँ पर जुइंग के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं उसी जाओ क्लान के लोगों को, उनको जिससे पता चलता है ना कि एक बंदा है जिसने काउंसलर को मारा फैंटम क्लान के, और वहां का फैंटम क्लान का एक डीटी था उसको भी उसने मार डाला। एक मॉडल इंसान ने इतने कमाल के डीटी को मारा। तो वो लोग बिल्कुल हैरान थे कि एक इंसान जो कि मामूली से स्नेक हंटर कहा जाता था, वो इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है। कहाँ गया उसका पता लगा, क्योंकि अभी जुइंग जो था वो अपने गांव को छोड़कर जा चुका था, तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ गया है, क्या करता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मैन हंट शुरू हो जाता है। जो भी जाओ क्लान वाले थे ना, वो बस अब यहाँ पर जुइंग को ढूंढने में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से उसका पता लगा, हमें उसकी जानकारी चाहिए। इस जाओ क्लान वालों ने तो यहाँ पर जुइंग का जो उस गांव में घर था ना, उसकी भी तलाशी ली थी, और वहां से उनको जो भी छोटी मोटी चीजें मिली थी ना, वो उसको लेकर आ जाते हैं, जो कि ज्यादातर की गैदरिंग रैम जो है उसकी टेक्निक होती है, और सारी के सारी डीमन क्लान वाली थी। मतलब डीमन जो फॉलो करते हैं टेक्निक, उस तरह की टेक्निक है। तो इस टेक्निक वगैरह को देखकर वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो जुइंग है ना कोई डीमन होगा। खाली जाओ क्लान वाले ही जुइंग के पीछे नहीं पड़े हुए थे। एक और होती है सिटी जिसको कहा जाता है लाइटनिंग सिटी, और वहाँ का जो लॉर्ड था ना, उसको भी जब पता चलता है जुइंग के बारे में, तो वो भी अपना मैनहंट शुरू कर देता है कि जाओ पता लगाओ कि जुइंग कहाँ रहता है, हमको वो जुइंग चाहिए। अब ये लोगों को जुइंग क्यों चाहिए वो तो नहीं पता चला, लेकिन जाओ क्लान वाले और लाइटनिंग सिटी वाले ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुंच चुके थे जुइंग को ढूंढने के लिए। जो भी टेक्निक्स यहाँ पर जुइंग प्रैक्टिस करता था ना, जाओ क्लान का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अभी तक हम पता ही नहीं लगा पाए कि ये इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, आखिर कैसे वो यहाँ पर जुइंग इसको प्रैक्टिस करता था। ये बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जिसको एक नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। तो उसने ये ऐसा काम कैसे किया होगा, या तो हम इसको समझ नहीं पा रहे, या फिर सच में ये जो टेक्निक वगैरह ना ये आधी है, मतलब मुकम्मल टेक्निक है ही नहीं जिसको समझा ही नहीं जा सकता। तो क्या सच में इन टेक्निक को वो जुइंग कल्टिवेट करता था जिस वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि गॉड को मार दिया उसने। वो जुइंग नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से बिल्कुल परे है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। तो इसलिए लाइटनिंग सिटी वाले अपने जितने भी डीमंस वगैरह थे ना, उनको कहता है कि जाओ मेरे डीमंस और पता लगाओ कि जुइंग कहाँ रहता है, क्योंकि लाइटनिंग सिटी जो है वहाँ पर ज्यादातर डीमन वगैरह रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो बंदा डीमन टेक्निक को फॉलो करता है तो हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे भी उसको ढूंढना, लेकिन जिंदा ढूंढ के लाना, उसको खरोच नहीं आनी चाहिए, वो मरा हुआ नहीं चाहिए, वो जिंदा ही चाहिए। तो लाइटनिंग सिटी वाले और जाओ क्लान वाले दोनों के दोनों किसी भी तरह से जुइंग को जिंदा चाहते थे, क्योंकि उनसे उसको बात करनी थी कि वो इतना मिस्टीरियस इंसान है कैसे। दोनों का ये भी कहना था कि अगर जैसे कि लाइटनिंग सिटी वालों को अगर जुइंग मिलता है तो जाओ क्लान वाले जो है वो जुइंग को मार डालेंगे, ताकि लाइटनिंग सिटी वाले जुइंग का फायदा ना उठा सकते। और यही चीज लाइटनिंग सिटी वालों के लिए भी थी कि अगर जाओ क्लान वालों को जुइंग पहले मिलता है ना, तो लाइटनिंग सिटी वाले जुइंग को जाकर मार देंगे, ताकि जाओ क्लान वाले जुइंग का फायदा ना उठा सके। तो इस तरह की डील दोनों क्लान के अंदर हो चुकी थी, और किसी भी तरह से वो लोगों को जुइंग चाहिए था। वो जुइंग बेचारा बिना मतलब की मुसीबत में फंस चुका है। तो अब हम एक और गाँव का सीन देखते हैं। यहाँ पर ना फेंग ये नाम की एक डीटी होती है, जैसे कि तानचंग था ना जिस गाँव में जुइंग रहता है, वहाँ का वो डीटी था। तो इस गाँव की ये डीटी होती है, और इसको भी खबर मिल चुकी थी कि जुइंग यही आसपास कहीं घूम रहा है, जिसने तानचंग को मारा है। तो वो अपने साथियों को जमा कर रही थी कि किसी भी तरह से जुइंग का पता लगा, जहां पर वो दिखेगा ना वहीं पर उसकी जान लेनी है। वो हमारे फैंटम क्लान के एक डीटी को कैसे मार सकता है। और सच में इसी गांव के अंदर यहाँ पर जुइंग मौजूद था। वो देखकर समझ आता है कि भाई यहाँ पे भी दिक्कत हो गई। यहाँ के भी लोगों को पता चल गया कि मैंने एक गॉड स्लेयर बन चुका हूँ और सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए सभी का ध्यान भटकाने के लिए स्नेक डीमन जो सबसे पहले बीच में जाता है और अपना ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने के बाद वो सारे के सालों के ऊपर अटैक करने लगे थे कि भागो यहाँ से, भागो, रास्ता खाली करो। तो ये देखकर वो जो फैंगी होती है वो स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई थी कि तू आया कैसे मेरे गांव के अंदर, तू आया कहां से। फैनी जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों न कर ले, स्नेक डीमन को यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और स्नेक डीमन सिर्फ फैनी को यहाँ पर डिवोर कर जाता है, वो उसको निगल ही चुका था। तो सारे गांव वाले दंग रह चुके थे कि बाप रे, ये स्नेक डीमन तो हमारे यहाँ की डीटी को ही खा गया, भागो यहाँ से। जब डीटी हमें स्नेक डीमन से नहीं बचा सकते तो हम कैसे बचने वाले। वो सारे के सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, सबकी हालत खराब हो चुकी थी कि हमारी डीटी मर गई, ये स्नेक डीमन हमें भी मार डालेगा। तो अब ना यहाँ पर जुइंग का यही काम हो चुका था। वो जहाँ पर जाता ना सबको पता चल चुका था कि जुइंग नाम का बंदा है जो कि गॉड स्लेयर है, वो गॉड्स को मारता है, डीटीज को मारता है। तो जिस भी गांव से वो गुजरता ना, यहाँ पर वो लोग वहाँ की जो डीटी वगैरह थे वहाँ जाते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन अपना जुइंग अब उसको आदत हो चुकी थी इन गॉड्स को मारने की। वो जिस भी गांव से होकर गुजरता वहाँ का जो भी डीटी होता ना उसकी वाट लगा दिया गया था। अब तक कि वो कई सारे गांव में आकर गुजर चुका था, वहाँ के हर एक डीटी को वो मार चुका होता है। किसी को जुइंग मारता तो किसी को यहाँ पर वो जो स्नेक डीमन होता है ना वो मिलकर मारते। लेकिन जहाँ से वो गुजर रहे थे ये लोग वहाँ जाकर सभी की वाट लगाना तो इनका बनता था। कोई भी अभी तक जुइंग के ऊपर एक
आंख उठाकर नहीं देख पाया था और कई सारे गांव के उसने डीडी को अब तक के मार दिया होता है। वो तो फेमस हो चुका था गॉड स्लेयर नाम से, जहां पे वो जाता ना उसको कहा जाता है गॉड स्लेयर आ चुका है। ऐसा मॉडल इंसान जो कि गॉड्स को बेफिक्र होकर मार डालता और कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाता। जितने भी यहाँ पर डीडी अब तक के जुइंग के रास्ते में आते हैं वो सबको मार चुका था। अब तक के करीब 8 से 10 गांव में वो पहुंचा था और वहाँ के सारे डीडीज को गॉड्स को वो मार चुका था। लेकिन फिर भी जहां तक वो जाता वहां तक अलग अलग जो डीडीज वगैरह थे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते ही जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुका है एक ही नाम, जो कि नाम है जुइंग का, और वो गॉड स्लेयर है। तो जो भी उसको देखता ना सिर्फ उसको मारने की ही कोशिश करता। एक अकेला बंदा पूरे के पूरे रैम से भिड़ चुका था। जब आगे बढ़ता जुइंग तो उसके सामने एक मोटो और बहुत ही अजीब सा डीडी आकर पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो भी जुइंग को मारने के लिए उसी के पीछे पड़ा होता है। तो जुइंग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब सा और बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। उसकी गर्दन भी हवा में लटक रही थी और पेट तो इतना बड़ा निकला था कि उसका हिसाब भी नहीं। तो वही यहाँ पर जुइंग के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, लेकिन जुइंग भी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके साथ वो फाइट करने में लगा हुआ था। उसको बहुत मारता है, लेकिन जितना भी वो अटैक करता ना, उस मोटे जो यहाँ पर डीडी मौजूद था उसका पेट इतना बड़ा था, इतना डेंजरस था कि उसके ऊपर किसी अटैक का असर ही नहीं होता। वो सारे अटैक को बाउंस करके वापस से फेंक दिया करता। इस वजह से जुइंग थक जाता है कि यार ये शैतान का बच्चा मरता नहीं है, ये तो मर ही नहीं रहा है। मैं तो मारते मारते इसको थक गया, लेकिन इसका पेट है कि क्या है इसका, ये तो मरता ही नहीं है। पर दिक्कत ये कि वो बहुत ही ना स्लो चलता है, मतलब कब का आगे जाकर जुइंग निकल जाए और आराम से वो एक नींद भी मार लेना, तब तक वो पहुंचेगा नहीं वहां पर। तो ये चीज जुइंग के लिए अच्छी बात थी। यहाँ पर वो जो जुइंग था वो उस स्नेक डीमन से बातें करते हुए ये कह रहा था कि तुमने जो टेक्निक देखी है ना वो बुल फीस्ट वाली, मुझे क्या लग रहा था कि मैं अगर उस टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एक बुल डीमन बन जाऊंगा, जैसे कि एक सांड जैसा डीमन होता है ना वैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं वैसा नहीं बना, मेरा शरीर तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरी जो अंदर की सोल थी ना वो इतनी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी, एकदम खतरनाक हो चुकी थी कि उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और अपनी स्पिरिट के गुस्से में होने की वजह से मैंने यहाँ पर तानचेंग को मार पाया था। तो मुझे क्या लगता है कि इस टेक्निक का नाम ना खाली बुल फीस्ट है, लेकिन ये अपने शरीर को बुल जैसा नहीं बनाता, बाहर से कुछ खास टेक्निक की तरह काम नहीं करता वो। मुझे तो लग रहा है कि इस टेक्निक का कुछ और ही फायदा है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझूं ना तो ये मेरे लिए और अलग तरीके से फायदा दे सकती है। इसको मैं खाली एक नॉर्मल अटैकिंग टेक्निक समझ रहा हूँ, लेकिन ये उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़कर हो सकती है। वो यहाँ पर स्नेक डीमन कहना चाहते क्या, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने भी यहाँ पर पढ़ा था इस टेक्निक को, वो तो वैसी ही थी और इस बुल फीस्ट टेक्निक को ना मेरे ग्रैंडपा ने नाम दिया था। तो ऐसा उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती ना, उन्होंने जैसा बताया तो वैसा ही होना चाहिए था। तो जुइंग कहता है कि अबे घोंचू कहीं कि तेरी फैमिली और तेरे सबके पास दिमाग छोटा सा ही है, शरीर भले से भारी भरकम हो गया लेकिन दिमाग तो तुम्हारा छोटा ही है ना, तो तुम क्या ही समझोगे किसी टेक्निक के बारे में, जैसा कि मैं समझता हूँ। स्नेक डीमन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, मैं एक स्नेक डीमन हूँ तो मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जुइंग तो कहने चाहते कि अबे जा रहे तेरे दिमाग में ढक्कन भरा हुआ है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा कि असल में ये टेक्निक है क्या, कैसे ये काम करती है और किस तरह की ये फायदा मुझे दे सकती है। जुइंग तो इस चीज को लेकर परेशान थी कि जहां पर मैं जा रहा हूँ ना वहां पर दुश्मनों का अटैक तो होता ही जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा हूँ सुकून से रह ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है ना कि बड़े बड़े क्लान वाले जो है उन्होंने पहले ऑर्डर पास कर दिया कि जहां पर मुझे देखा जाए वहां पर मुझे मारा जाए। इसलिए मुझे कुछ ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां पर मैं आराम से रह सकता हूँ, वरना जहां पर भी मैं जाऊंगा ना वहां जाऊंगा तो मेरी बस जान के खतरे बने ही रहेंगे। हर तरह से मेरे पर खतरा ही आएगा जो मुझे मारने की कोशिश करता रहेगा। तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जुइंग जो था वो यहाँ पर कहना चाहता है उस स्नेक डीमन से कि काम करो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ऑर्डर मेरा है मुझे मारने का ना, तुम बिना मतलब मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ते जाओगे। बस अभी कई सारी मुसीबत में मैंने तुम्हें डाल चुका हूँ तो और ज्यादा नहीं डालना चाहता, जाओ तुम अपना आराम करो। और आज से हम दोनों अलग हैं। लेकिन स्नेक डीमन कहता है कि अबे तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तो तेरे साथ आया हूँ ना, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी जुमी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो इंसान आ रहा है। वो उसको देखकर हैरान रह चुका था कि यहाँ पर कौन आ रहा है, लेकिन ये था कौन, कहाँ से आता है ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।